नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो .गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित उपन्यास लक्ष्मण रेखा का दूसरा भाग। दूसरी सुबह तुलसी समय से पहले ही रजत के फ्लैट में आ पहुंची। आज वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुई थी और नहा धोकर आई थी। उसका चेहरा और बदन चमक रहा था। बालों में ताज़ा फूलों का गजरा, चूड़ियों से भरी कलाइयाँ और पाँव में छुन-छुन करती पायल। यूँ लगता था जैसे वह अपनी सुंदरता को दोबारा करने के लिए पूर्ण रूप से बन संवर कर आई थी। नहाने धोने से उसके कुंवारे बदन की मतवाली सुगंध भी बढ़ गई थी, जिसने आते ही रजत के मस्तिष्क को महका दिया था। उसे देखते ही वह मुस्कुराकर बोला, मैं जानता था तुम आज जल्दी आओगी। काम पर जो बैठना था। और फिर उसने फ्लैट के फर्श की ओर देखकर कहा, कहने की ज़रूरत नहीं, घर तो साफ़ ही है। 2-4 बर्तन हैं, वह भी रहने दो, बाद में धुल जाएंगे। रजत ने कहा, लेकिन चाय तो आप पिएंगे ही। रजत ने हाँ में गर्दन हिला दी और सिगरेट का कश खींचते हुए उसने मेज़ पर रखे अखबार को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तुलसी ने स्वयं उठाकर अखबार उसके हाथ में थमा दिया। रजत ने एक निगाह उस पर डाली और फिर अखबार पढ़ने लग गया। थोड़ी देर बाद तुलसी चाय की ट्रे लिए हुए लौट आई। उसने ट्रे को तिपाही पर रख दिया और स्वयं कालीन पर घुटनों के बल बैठकर रजत के लिए चाय बनाने लगी। अब माँ कैसी है? रजत ने अखबार से निगाहें हटाकर एस्ट्रे में सिगरेट बुझाते हुए पूछा। अच्छी है। रात पीड़ा भी कम थी और चैन से सो भी गई थी। तुमने उसे नए काम के बारे में कुछ कहा? इतना ही कहा कि आज काम पर देर हो जाएगी। तुलसी ने गर्म चाय का प्याला उसके हाथ में थमाते हुए कहा और रजत के चेहरे से जरा सी उलझन का अनुमान लगाते हुए उसकी संतुष्टि के लिए क्षण भर रुककर बोली, उसे बता दिया है कि मुझे एक काम और मिल गया है। ओह, रजत ने चाय का एक घूंट भरा। अब मुझे क्या करना होगा बाबूजी? जाओ, जल्दी से नाश्ता करके आ जाओ। काम के बीच में मैं छुट्टी नहीं देता। भूखे पेट काम अच्छा होता है बाबूजी। यह तुमसे किसने कहा? मेरी गरीबी ने। लेकिन यह काम मेहनत मजदूरी का नहीं है, शांति और संतोष का है। चित्र बनाते समय अगर तुम्हारी आँखों या चेहरे से भूख टपकने लगी तो मेरे चित्र का सत्यानाश हो जाएगा। यह बात है बाबूजी? तुलसी ने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ते हुए भोलेपन से कहा। हाँ, तो मैं अभी आती हूँ नाश्ता करके। और वह उठकर तेजी से किचन की ओर चली गई। आधे घंटे बाद केवल चाय पीकर वह काम पर बैठने के लिए हॉल में आ गई। प्रयत्न करने पर भी उससे कुछ खाया नहीं गया था। घबराहट और हर्ष के भावाधीन उसका गला रूंध सा गया था। किसी प्रकार भी ग्रास नीचे उतर ही नहीं रहा था। मॉडलिंग क्या है? उसका चित्र कैसे बनेगा? इसकी तो उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन वह यह जरूर जानती थी कि इस नए काम से उसके जीवन में एक क्रांति आ जाएगी और उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी आकांक्षा कोई जवान लड़की कर सकती है। भविष्य के सुंदर सपनों को अचानक रजत की आवाज़ ने झंझोड़ दिया। तुलसी ने हड़बड़ाकर बेडरूम की ओर देखा, जहां वह कपड़ों की अलमारी खोले खड़ा उसे पुकार रहा था। धीरे से वह उसके बेडरूम में आ गई और रजत के पास आकर आश्चर्य से उसे देखने लगी। रजत ने हाथों में पकड़ी एक बहुमूल्य साड़ी उसके बदन पर फैलाते हुए कहा, यह रंग कैसा जचेगा तुम पर? लेकिन यह साड़ी तो मेम साहब की है। तुलसी ने झिझकते हुए रुक रुक कर कहा, हैं, लेकिन तुम पर कैसे सजेगी बाबूजी? उसके ओठ थरथरा से गए। घबराओ नहीं, मेम साहब बुरा नहीं मानेंगी। अगर यह रंग तुम्हें ना जचता हो तो दूसरा देख लो। यह कहते हुए रजत ने अलमारी में से 2-4 और साड़ियाँ निकालकर चुनाव के लिए उसके कंधे पर डालनी शुरू कर दी। तुलसी बहुत घबरा गई। उसका सारा बदन कांपने लगा, माथे से पसीना फूट पड़ा और एक चीख के साथ झटके से उसने सारी साड़ियों को अपने बदन से अलग करते हुए कहा, नहीं बाबूजी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक भी साड़ी नहीं लूँगी, मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं। और वह उससे अलग हटकर दीवार की ओर मुँह करके खड़ी हो गई। रजत ने उसकी मनोदशा को भांपा और उसका भ्रम दूर करने के लिए मुस्कुराता हुआ बोला, तुम गलत समझ रही हो तुलसी। यह साड़ियाँ तुम्हें देने के लिए नहीं निकाली, तुम्हें पहनाकर चित्र बनाने के लिए निकाली हैं। मैं ये देखना चाहता था कि किस साड़ी में तुम अत्यधिक सुंदर नजर आओगी। तुलसी ने पलटकर डरी डरी निगाहों से देखा और उसके चेहरे से टपकती आत्मीयता देखकर बोली,
मेरे पहनने के बाद तो ये गंदी हो जाएगी। तो क्या हुआ, धुल जाएगी। मेम साहब फिर इसे पहन लेंगी? उसने रुकते रुकते पूछा। जानती हो, अगर वे यहाँ होती तो स्वयं अपने हाथों से तुम्हें साड़ी पहनाती। शीतल और दूसरी मॉडल लड़कियाँ तो प्रायः मॉडलिंग के लिए उसी के कपड़े बांधकर ले जाती हैं। उन्हें यह सब बुरा नहीं लगता क्या? क्या आपका दूसरी लड़कियों से मेलजोल रखना? यह कहते हुए तुलसी ने रजत को फिर अपनी मोटी मोटी आंखों से देखा, जैसे रजत की बातों पर उसे विश्वास न आ रहा हो। उसके इस भोले प्रश्न को सुनकर रजत अनायास हंसने लगा और तुलसी झेंप सी गई। तुम बड़ी भोली हो, रजत ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। मेरी पत्नी को मुझ पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे का दूसरा नाम है प्यार। लेकिन अपनी बस्ती में ऐसा नहीं है बाबूजी। वहाँ क्या है? पिछले महीने ही कालू ने अपनी पत्नी का खून कर दिया था। क्यों? उसकी अनुपस्थिति में वह एक पराये मर्द के साथ पिक्चर देखने चली गई थी। गंवार होगा, अनपढ़ होगा। नहीं बाबूजी, बिजली कंपनी में काम करता था। उसकी जोरू ही बदमाश थी, कई बार पराये मर्दों के साथ पकड़ी गई थी। तुलसी ने यह बात इतनी सहजता से रजत से कह दी जैसे वह जीवन की कोई सच्चाई बयान कर रही हो और सच्चाई बयान करने में आपत्ति ना हो। लेकिन रजत को चुपचाप अपनी ओर आश्चर्य से घूरते देखकर सटपटा गई, जैसे उसे रजत से यह सब कहना उचित नहीं था, और वह लज्जित सी होकर अपने विशेष ढंग से झेप मिटाने के लिए नाखून चबाने लगी। तुमने यह नहीं बताया तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? रजत ने उसकी घुटन कम करने के लिए पूछा। मुझे पता नहीं बाबूजी। यह तो जानती हो ना, कोली लड़कियां साड़ी कैसे बांधती हैं? तुलसी ने हाँ में गर्दन हिला दी और रजत ने उन साड़ियों में से साड़ी उठाकर तुलसी की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंदर जाओ और इसे ठीक उसी प्रकार पहन लो जैसे मछेरन लड़कियां पहनती हैं। तुलसी ने गहरे रंग की साड़ी को रजत के हाथों में से ले लिया और साड़ी में गुलाबी धारियों से बने सुंदर डिज़ाइन को देखने लगी। आज से पहले उसके शरीर ने कभी इतनी कीमती साड़ी का स्पर्श भी नहीं किया था। साड़ी लेकर वह सीधी बाथरूम में चली गई और रजत मुक्ता की शेष साड़ियों को अलमारी में रखने लगा। तभी अचानक कपड़ों के बीच में रखी उसे वह फ़ोटो मिल गई जो बरसों पहले उसने और मुक्ता ने शिमला में खिंचवाई थी। उसने फ़ोटो को उठा लिया और ध्यान से मुक्ता को देखने लगा। तब वह कुंवारी थी। अपने इस कुंवारे प्रेम को लोगों की नज़रों से छुपाकर यहाँ रख छोड़ा था। फ़ोटो देखते देखते वह मुक्ता के बारे में सोचने लगा, जो दिल्ली में अपने होने वाले जीजा, बड़ी बहन और पिता का स्नेह पाकर शायद कुछ देर के लिए उसे भूल चुकी थी। इसलिए तो उसने जाने के बाद टेलीफोन तक नहीं किया था। वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा था कि उसकी अनुपस्थिति में हम पर क्या बीती है। तुलसी के कुंवारे बदन की सुगंध का झोंका फिर कमरे में दाखिल हुआ और रजत की निगाह दरवाजे में जा ठहरी, जहाँ तुलसी खड़ी हुई थी। वह विभोर सा उसे देखता ही रह गया। जब उसके सामने नौकरानी तुलसी नहीं थी, बल्कि एक भरे कसे बदन की यौवनमाती मछिरन खड़ी थी, जिसने ठीक कॉलनों वाले ढंग से साड़ी पहन रखी थी और बालों को बांधकर उन्हीं के ढंग का जूड़ा बना लिया था, जिसमें मोतियों के फूलों का गजरा उसके यौवन के आकर्षण को और बढ़ा रहा था। रजत मूर्तिमान खड़ा न जाने कितनी देर बस उसे निहारता रहा, यहाँ तक कि उसका निरंतर मौन तुलसी को अखरने लगा। और जब उसने दिल की धड़कन तेज हो गई तो वह बोल उठी, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। वह चौंक पड़ा। क्या अब इन कपड़ों में मछेरन नहीं लगती? 100% मछेरन। ऐसा लगता है तुम उस गंदी बस्ती की रहने वाली तुलसी नहीं, बल्कि सागर की लहरों से खेलने वाली मछेरन हो। तुम्हारे रूप का निखार देखकर शीतल तो क्या, बम्बई की सारी मॉडल लड़कियां तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगी। रजत की जुबान ने अपने बारे में यह सब सुनकर तुलसी शर्मा गई। उसकी दृष्टि झुक गई और चंद क्षणों के लिए उसे यूँ अनुभव हुआ जैसे खुशी की एक अनजान सी लहर उसे अपने साथ बहाती हुई कहीं दूर ले जा रही थी। आज से पहले किसी ने उसकी सुंदरता को इस ढंग से नहीं सराहा था। सभी उसे कामुकता भरी भूखी नज़रों से देखते और आते जाते ऐसे बाजारी वाक्य कसते कि वह स्वयं अपनी आंखों में गिरकर रह जाती। नारी होने का उसे दुख होने लगता। इससे पहले कि वह इस मनोस्थिति से बाहर आती, रजत धीरे से उसके पास चला आया और अचानक उसके दोनों कंधों को थामते हुए कह उठा, तुम्हारा चेहरा बड़ा फोटोजेनिक है। जी? वह कपकपा उठी। मेरा मतलब है तुम
अपने आप को चित्र में देखोगी तो तुम्हें अपने मूल्य का कुछ अनुमान होगा। मैं समझी नहीं। मेरी भाषा समझने में अभी तुम्हें समय लगेगा। कब तक समझ पाऊंगी बाबूजी? जब तुम पूर्ण रूप से इसी काम में आ जाओगी, अपनी सुध-बुध भुला बैठोगी। बड़े धैर्य और साहस का काम है यह। भगवान ने चाहा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी और तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने में मैं भी वचनबद्ध हूँ। रजत ने विश्वास भरे स्वर में कहा और मुस्कुराकर उसकी आंखों की गहराई में झांकने लगा, जहाँ एक साथ आशाओं के जाने कितने दिए जल उठे थे। थोड़ी देर बाद तुलसी उसके स्टूडियो में उसके सामने खड़ी रजत के संकेतों पर अपने शरीर को आड़ा तिरछा करके वह सारे पोज दे रही थी जिन्हें रजत अपने सामने रखे कैनवास पर रेखाओं में उतारता जा रहा था। उसने तुलसी के बदन की रेखाओं और वक्ष की गोलाइयों को उजागर करने के लिए उसकी साड़ी को खींचकर समझाया तो वह एक अच्छी शिष्या की भांति अपने शिक्षक के हर संकेत को समझकर उस पर अमल करती रही। वह समझती थी कि उसके मालिक की सफलता में ही उसका सौभाग्य छुपा हुआ है। यदि इस समय वह जरा भी चूक गई तो उसके सारे सपने बिखर कर रह जाएंगे। जैसे जैसे रजत उसके पोज को सेट करता गया, तुलसी की झिझक स्वयं ही कम होती चली गई। उसने अनुभव किया कि एक चित्रकार और उसके मॉडल में विशेष संबंध होता है, जिसे केवल कला का संबंध कहा जा सकता है, जिसमें कोई वासना नहीं होती, बिल्कुल तूलिका और रंगों के संबंध की भांति, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक भी। इसलिए बहुत जल्दी वह किसी प्रकार के भय या भ्रम से स्वतंत्र हो गई। खड़े खड़े जब वह थक जाती तो थोड़ा सुस्ताने के लिए प्रार्थना करती और रजत मुस्कुराकर उसे आराम करने की अनुमति दे देता। फिर थोड़ी देर बाद वह स्वयं ही पोज बनाकर खड़ी हो जाती। कितने दिन में यह चित्र बनेगा? अचानक उसने पूछ लिया। तुम्हारा साहस और उत्साह देखकर तो लगता है कि 2 ही दिन में पूरा हो जाएगा। सागर तट पर भी चलना होगा? नहीं, उसे मैं यहीं बुला लूँगा। कैसे? तुलसी ने आश्चर्य से पूछा। अपने कैमरे से खींचकर। कैमरे से? कहा ना, तुम्हें यह सब समझने में देर लगेगी। मैं समझ गई। क्या समझ गई? आप कैमरे से सागर की तस्वीर खींचकर मेरे चित्र के नीचे चिपका देंगे? नहीं, कैमरा केवल सागर की तस्वीर लेगा और उसमें डूबते हुए सूरज की किरणों का गुलाल मैं भरूंगा। फिर उस गुलाल का प्रतिबिंब तुम्हारे चेहरे पर बिखर जाएगा और तुम सागर तट पर एक चट्टान पर बैठी वह मछेरन नजर आओगी जो दूर सागर में हिचकोले खाती हुई उस नाव को देख रही होगी जो धीरे धीरे तट की ओर बढ़ रही है। और जैसे जैसे यह नाव पास आती जाएगी तुम्हारे चेहरे की लाली बढ़ती जाएगी। उस नाव में कौन है? उस मछेरन की जीवन नैया का खिवैया, उसका प्रेमी, उसका देवता। देवता का शब्द तुलसी के कानों में शहद की बूंद के समान टपका और उसकी सारी धमनियों में रस घुलता हुआ चला गया। शरीर में एक गुदगुदी सी उठी और उसने आंखें उठाकर रजत की ओर देखा, जो इस काव्यमयी बातचीत के बाद उसके भावों का अनुमान लगा रहा था। ओठों की गुलाबी मुस्कुराहट, गालों की तमतमाहट, आंखों की भीगी मस्ती, सीने के उतार चढ़ाव और भरी बाहों के तनाव से वह समझ गया कि वह अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहा है और तुलसी के शरीर में यौवन की उस मस्ती भरी हलचल ने जन्म ले लिया है जिसे रेखाओं और रंगों की लपेट में लेकर वह उसके चित्र में वास्तविकता का रंग भर सकता है। अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार उभरा और वह कह उठा, चित्र को और जानदार बनाना हो तो एक काम हो सकता है तुलसी। क्या? वह चौंकी। क्यों ना चित्र को सागर तट पर ही बनाया जाए, जहाँ खुला वातावरण हो, एकांत हो और प्राकृतिक दृश्य जैसा हमें चाहिए। तुलसी के चेहरे पर हल्की सी चिंता की परछाई आ गई और बिना कुछ उत्तर दिए वह सामने की दीवार को घूरने लगी। रजत ने उसकी आंखों में चिंता को देखा और बोला, मैं समझ गया, तुम बाहर ना जा सकोगी। कोई बात नहीं, चित्र यहीं बना लूँगा। नहीं बाबूजी, चित्र यहाँ नहीं बन सकता। क्यों? बिना सागर और लहरों के सब कुछ बनावटी सा लगेगा। तो तुम बाहर चल सकोगी? कहाँ चलना होगा? मड आइलैंड। शाम तक लौट आएंगे। मैं माँ से कह आऊँ? उसने पूछा। कहाँ जाना है तो क्या कहोगी? माँ से मैं कह सकती हूँ क्या कहती हूँ, क्या सुनती हूँ, यह सोचना आपका काम नहीं। उसने शब्दों को खींचते हुए विश्वासपूर्ण स्वर में कहा और सीट से उठकर जाने लगी। जाते जाते अचानक वह ठहरी और पलटकर पूछ बैठी,
इतनी दूर जाएंगे कैसे? अपनी गाड़ी में। तो यूँ करो बाबूजी। क्या? ठीक आधा घंटा बाद मैं बरली नाके वाले पेट्रोल पंप पर मिलती हूँ। डरती हो? अपनी बदनामी से नहीं, आपकी इज्जत से। अच्छा ठीक आधा घंटा बाद, रजत ने मुस्कुराकर उसकी बात का उत्तर दिया और वह तेजी से बाहर की ओर भागी। अरे क्या मेम साहब की साड़ी पहने हुए जाओगी? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। वह जल्दी से पलटी और वही साड़ी उतारने लग गई, लेकिन फिर रजत का ध्यान आते ही लाश से बल खाती हुई अपनी साड़ी उठाकर दूसरे कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर बाद साड़ी बदलकर फ्लैट से बाहर निकल गई। उसके जाते ही रजत उसके भोलेपन और उतावलेपन पर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसी की कही बात सोचकर चुप हो गया। अपनी बदनामी से नहीं, आपकी इज्जत से। एक साधारण पढ़ी लिखी लड़की और झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की इतना गहरा भी सोच सकती है, वह उसके लिए आश्चर्य की बात थी। शाम को जब तुलसी मेड आइलैंड से लौटी तो बस्ती की बत्तियां जल चुकी थीं। बारिश के कारण टेढ़े मेढ़े रास्तों और गलियों में कीचड़ फैला हुआ था। चप्पल हाथों में उठाए लोगों की निगाहों से बचती वह पिछवाड़े वाले रास्ते से अपनी खोली में दाखिल हुई। खिड़की के पास खड़ी उसकी माँ उसी का रास्ता देख रही थी। उसने अपनी बूढ़ी आँखों की धुंधली ज्योति से बेटी के चमकते हुए चेहरे को देखा और कुछ तीखे स्वर में बोली, बाइस्कोप अब ख़त्म हुआ क्या? हाँ माँ, ऊपर से बरसात कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भीगकर कैसे चली आती? कितनी बार बोला है, एक छाता ले लो। छाता उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा चारपाई पर रखा और साड़ी का आंचल फैलाकर उसे सुखाने लगी, जो थोड़ा सा भीग गया था। तुझे तो बस भीगना अच्छा लगता है। किसी दिन बीमार पड़ गई ना तो मैं तेरा इलाज कराने वाली नहीं। मत कराना। और एक बात गांठ बांध ले, तेरी बेटी को कुछ नहीं होने वाला, पर तेरी माँ को ज़रूर कुछ हो जाएगा। जब तक तू घर नहीं लौटती दिल धड़कता रहता है। वह तो धड़केगा ही। ढेर सारी दवाइयाँ और खुराक बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने खास कहा था तेरी माँ को दूध और फल लेने चाहिए। यह ले, मैं तेरे लिए मौसमी लाई हूँ। यह कहते हुए तुलसी ने वह लिफाफा उलट दिया और 4 मौसमियाँ उसकी गोद में डाल दीं। रुक्मणी ने मौसमियों को देखकर बेटी के चेहरे को फिर देखा, जिस पर प्यार और भोलोपन के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वह माँ को यूँ रिक्त दृष्टि से अपनी ओर देखने से उसकी मनोस्थिति समझ गई और पास आकर उसे चूमते हुए बोली, कल से दूध भी आ जाएगा। तू तो यूँ कह रही है जैसे लॉटरी निकल आई हो तेरी। लॉटरी नहीं माँ, अपने मालिक रजत बाबू हैं ना, कह रहे थे रोज़ दूध बच जाता है। जब तक तुम्हारी मेम साहब नहीं आती तुम अपने घर ले जाया करो माँ के लिए। उनका काम ठीक करती है ना। मेम साहब आए तो शिकायत ना सुनो उनसे। जाने से पहले 100 रुपये इलाज के लिए दे गई थीं। बड़ी अच्छी हैं। उनके साहब भी तो बड़े अच्छे हैं माँ। तुलसी के मुंह से अनचाही निकल गया और फिर वह अपनी कही बात पर स्वयं ही झेंप सी गई। लेकिन माँ बेटी के दिल की बात को न भांप सकी और बोली, हाँ बेटी, जिसकी पत्नी अच्छी हो वह आदमी अच्छा ही होता है। तुम भी तो अच्छी थी माँ, फिर मेरे बाप ने तेरे साथ छल क्यों किया? दूसरी औरत क्यों रख ली? बोल माँ, क्यों रख ली? तुलसी के इस प्रश्न का रुक्मणी के पास कोई उत्तर नहीं था। जवान बेटी के मुंह से अपने पति की बेवफाई की बात सुनकर उसने शर्म से नज़र झुका ली। दिल में एक टीस सी उठी और वह ठंडी आ भरकर रह गई। तुलसी ने माँ से बहस करके उसे और दुखी करना उचित नहीं समझा और अपनी भीगी साड़ी बदलने के लिए उतारने लगी। अचानक कमरे में एक कोने में प्लास्टिक की एक थैली देखकर वह चौंकी और अपनी अधकुली साड़ी को कंधे पर डालते हुए लपककर उसने थैली को उठा लिया। उसे खोलते ही उसमें रखी एक इम्पोर्टेड साड़ी, एक सुंदर अंगिया और 4 लिपस्टिक देखकर उसके चेहरे की लाली बुझ गई। उसने माँ की ओर घूरकर देखते हुए पूछा, राजू आया था आज? हाँ तुलसी, आज सवेरे ही दुबई से आया है। तेरे लिए यह सब दे गया है। कहता था सवेरे मिलने आऊँगा। और तूने यह सब रख लिया? हाँ, यह जानते हुए कि उसकी नीयत खोटी है। अरे थी कभी, अब नहीं। ढेर पैसा कमाता है। जो कल गाली देते थे आज सलाम करते हैं उसे। करीमन तो कह रही थी अगर जात पात का अंतर ना होता तो मैं अपनी बेटी को ब्याह देती राजू से, लेकिन मुझे ब्याह नहीं करना उस हरामी से। तो पड़ी रहना कुंवारी या ब्याह कर लेना इसी बस्ती के किसी भिखमंगे से।
और सारा जीवन अपनी माँ के समान रोते रोते गुजार देना। तुलसी ने माँ के चेहरे को देखा जो गुस्से से तमतमा चुका था, और उसने उसकी लाई मौसमियों को भी एक ओर फेंक दिया। उसने माँ की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कंधे से लटकी साड़ी को जल्दी जल्दी बदन से फिर लपेटा और राजू का लाया हुआ सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। माँ ने थरथराती हुई नज़र से बेटी को देखा और चिल्लाकर उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वह ना रुकी। तुलसी जब राजू के कमरे में पहुंची तो वहां का वातावरण फिल्मी गानों के संगीत से गूंज रहा था। उसके पांव कमरे की चौखट पर ही रुक गए और उसने झांक कर अंदर देखा। कमरे में बिछे हुए नए कालीन पर बस्ती के कुछ बच्चे और चंद दोस्त बैठे उसके लाए टीवी सेट पर एक फिल्म देख रहे थे। वह धीरे धीरे चलती हुई उनके पास आ ठहरी और राजू को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उसका दिया हुआ सामान धम्म से फर्श पर पटक दिया। अचानक धम की आवाज़ से सभी चौंकर टीवी का तमाशा छोड़कर तुलसी की ओर पलटकर देखने लगे। तुलसी की भवें क्रोध से तनी हुई थीं और आंखों से चिंगारियां बरस रही थीं। राजू उसके इस भाव को देखते ही इस समय यहाँ आने का उद्देश्य समझ गया। उसने झट टीवी बंद कर दिया और उसके संकेत करते ही सभी कमरे के बाहर निकल गए। राजू ने झुककर थैली में से गिरी लिपस्टिक को उठाया और वातावरण के तनाव को कम करने के लिए मुस्कुराता हुआ बोला, आओ तुलसी, बैठो। बैठने नहीं आई, तुलसी ने तुनक्कर कहा। कुछ कहने आई हो? हाँ, मैं समझ गया, तुम्हें यह साड़ी पसंद नहीं आई। एक काम करो, इसमें से अपनी पसंद की चुन लो। यह कहते हुए उसने सामने अधखुले बैग का ऊपरी भाग उठा दिया, जिसमें कई इम्पोर्टेड साड़ियाँ, नए फैशन के ड्रेस, परफ्यूम और कई एक इम्पोर्टेड चीज़ें थीं। उस सामान को देखकर क्षण भर के लिए तो तुलसी की आंखों में एक चमक सी उत्पन्न हुई, लेकिन उसने झट संभलकर माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वहीं ले आऊं तुम्हारे लिए दुबई से? तेरा राजू अब कोई मामूली आदमी नहीं, लखपति है, लखपति। बड़े बड़े अरब शेखों से दोस्ती है उसकी। चाहे तो सोने चांदी से लाद दे तुझे। बोल क्या लाऊं? वह तू ला सकेगा क्या? शराफत। तुलसी, राजू चीख कर रह गया। हाँ राजू, अरब लोगों की भड़ुआगिरी और स्मगलिंग का धंधा करके तो हर साला अमीर बन सकता है, लेकिन शरीफ नहीं। बड़े पर निकल आए हैं तेरे। कोई नया यार तो नहीं ढूंढ लिया? अभी तक तो नहीं, पर तुझसे अच्छा ही ढूंढूंगी। अरे इस झोपड़पट्टी में मुझसे अच्छा कौन साला मिलेगा? यहाँ किसी बाहर के आदमी ने सुनहरा सपना दिखाया तो जरा सोच समझ कर कदम बढ़ाना। पटरानी बनाते बनाते कहीं फुटपाथ की रानी ना बना दे। आजकल तो लोग बहन बेटियों की कमाई खाने लगे हैं। तू तो एक छोड़ी हुई औरत की बेटी है। तुझे बेचते कितनी देर लगेगी? यह कहते हुए राजू उसके पास आ गया और उसकी बाँह पकड़ना ही चाहता था कि तुलसी जल्दी से पीछे हट गई और उसके कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते उसके कानों में राजू के शब्द गूंजे, देख लूँगा तुझे एक दिन। तुलसी उसकी ओर देखे बिना तेजी से चली गई और राजू जब भनाया हुआ अंदर की ओर पलटा तो एक सुरीली और मधुर आवाज़ ने उसके कानों में रस टपका दिया। उसने मुड़कर देखा तो करीमन अपनी बेटी नूरी को लिए उसी दरवाजे में खड़ी थी जिससे अभी अभी तुलसी बाहर गई थी। करीमन और उसकी सुंदर जवान बेटी नूरी को देखते ही राजू के चेहरे का तनाव कुछ कम हो गया। मुस्कुराकर उन दोनों का स्वागत करते हुए बोला, आओ आओ चाची, कैसी हो? अल्लाह का फजल है राजू बेटे। यह तुलसी यहाँ क्या करने आई थी? साड़ी लेने। उसने प्लास्टिक की थैली से साड़ी निकालकर बैग में रखते हुए कहा। तो छोड़ क्यों गई? दाम भारी लगे। कितने की है यह राजू भाई? नूरी ने ललचाई हुई नज़रों से उस साड़ी को देखते हुए पूछा। 200 रुपये की। तुम्हें पसंद है? और राजू ने साड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। नूरी ने निराशा भरी नज़रों से साड़ी को छूकर देखा, फिर माँ की ओर देखा तो करीमन कह उठी, अरे पसंद नापसंद से क्या होगा? हम गरीब इतनी कीमती साड़ी भला ले सकते हैं? ऐसा ना कहो चाची, आप गरीब सही लेकिन मैं अब गरीब नहीं, और भतीजे होने के नाते मुझ पर आपका भी कुछ अधिकार है। ले लो यह साड़ी, नूरी का दिल मत तोड़ो। तो पैसे टुकड़ों में दूंगी, 20 रुपये महीना। बोलो मंजूर है? अरे पैसे कौन साला मांगता है, इसे मेरा प्रेजेंट समझो, तोहफा। सच राजू भाई? नूरी खुशी से उछलकर कह उठी और चमकती हुई आंखों से राजू को यूं देखने लगी मानो उसके सामने राजू स्मगलर नहीं, कोई बड़ा दयालु देवता खड़ा हो।
साड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर सीने से लगाए हुए खुशी से झूमती हुई वह तेजी से निकल गई और करीमन राजू को लाख लाख आशीष देने लगी। ढेर सारे आशीर्वाद से राजू को लादकर वह बाहर जाने के लिए उठी ही थी कि राजू ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, सुनो चाची। करीमन ने खड़े खड़े ही प्रश्नसूचक नज़रों से उसे देखा। राजू करीमन की आंखों में देखता हुआ बोला, आज रात प्लाजा होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी है। कई अरब शेख व्यापार के लिए आए हुए हैं। नूरी को देखते ही दीवाने हो जाएंगे। नहीं राजू नहीं, करीमन ने थरथराती आवाज़ में कहा। नीरू अभी बहुत छोटी है, मासूम है। वह लोग ऐसी ही लड़कियां पसंद करते हैं, कच्ची उम्र की उठती हुई जवानी और मासूम। किसी शेख की तबीयत आ गई तो सीधी झोंपड़ी से फ्लैट में पहुंच जाएगी, और नूरी थोड़ी भी चालाक हुई तो जल्दी ही मोटर बंगले की मालिक बन जाएगी। नहीं राजू नहीं, मैं उसकी शादी रचाऊंगी। उसे अपनी बड़ी बहन की तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। वह तो नादान थी, निकाह से पहले ही शेख के साथ सो गई, लेकिन मैं नूरी को रंडी नहीं बनाऊंगा। तो फिर क्या बनाएगा? करीमन ने बिना सोचे समझे पूछा। दुल्हन, जो शेख उसका हाथ थामेगा उसे पहले उससे निकाह करना होगा। मैं साला कोई भड़ुआ थोड़े ही हूँ जो यूं ही सप्लाई कर दूंगा उसको। इज्जतदार माँ की बेटी इज्जत से रहेगी और ससुराल से मायके लौट कर आएगी तो सोने से पीली होकर आएगी और माँ को भी सोना चांदी से लाद देगी। राजू ने करीमन को ऐसा सब्जबात दिखाया कि वह कोई उत्तर न दे सकी और भविष्य के सुनहरे सपनों में खोई हुई उसका मुंह देखती रह गई। उसके दिल से एक आवाज़ उठी, नूरी का निकाह हो जाए तो हर्ज ही क्या है, वह बीवी बनकर रहेगी, तवायफ नहीं। लेकिन उसकी माँ के दिल की दुविधा दूर नहीं हुई। वह कांपती हुई नज़रों से राजू को देखते हुए बोली, राजू बेटे, दिल नहीं करता। सोच लो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। भतीजा होने के नाते मैं तो तुम्हारी बेटी का नसीब बनाना चाहता हूँ। इसका भला चाहो तो भिजवा देना मेरे साथ, वरना लड़कियाँ तो बहुत हैं। आजकल तो शेखों के नाम पर ऊंचे ऊंचे घरानों की लड़कियाँ टूट पड़ती हैं। राजू ने बड़ी चतुरता भरी लापरवाही से कहा और बैग को बंद करने लग गया। करीमन जीवन के इस चौराहे पर खड़ी कुछ सोचती रही, फिर बोझिल मन से चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। बैग बंद करते करते अचानक राजू के हाथ में अमीर की पत्रिका प्ले बॉय आ गई, जिसे छूते ही उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वह धीरे धीरे उसके पन्ने पलटकर यौवन माती अमरीकी सुंदरियों के नग्न चित्र देखने लगा। यह चित्र ऐसी मुद्राओं में और ऐसे कोणों से लिए गए थे कि उन्हें देखते ही जवान तो जवान, बूढ़ों की भी लार टपकने लगे। आज अगर नूरी माँ के साथ ना आती तो वह उसको यौवन का यह ज्वालामुखी अवश्य दिखाता और इसी लावे में जलाकर वह उसे भस्म भी कर डालता। इन चित्रों को कल्पना द्वारा वह नूरी की काया में ढालने लगा। सांचे में ढला हुआ गोरा छिट्टा शरीर अमरीकी लड़की का और चेहरा नूरी का। उत्तेजना से वह पागल हो गया। उसके कान लाल हो गए और ओंठ सूखते हुए से अनुभव हुए और वह ओंठों पर जवान फेरने लगा। तभी अचानक तुलसी के कहे हुए ये शब्द जहर में मुझी बुर्छियों के समान उसके मस्तिष्क में उतरने लगे। अरब लोगों की भड़ुआगिरी और स्मगलिंग का धंधा करके तो हर साला अमीर बन सकता है, लेकिन शरीफ नहीं। इस कटु वाक्य को याद आते ही उसने कच से अपना ओठ काट लिया और गुस्से से नग्न अमीर की सुंदरियों से लदी फंदी पत्रिका एक ओर फेंक दी। उस रात तुलसी देर तक नहीं सोई। खाट पर लेटी रात के सन्नाटे में वह करवटें बदलती जा रही थी। थोड़े फासले पर उसकी माँ नींद की गोली खाकर आराम की नींद सो रही थी। काफ़ी देर चित्त लेटी वह छत से लटके बिजली के उस मैले कुचैले बल्ब को देखती रही, जिसका प्रकाश मिट्टी, धूल और मक्खियों की छोड़ी हुई गंदगी ने मध्यम कर रखा था, बिल्कुल उसके दिल के समान, जिसे इस गंदी बस्ती को नीचता ने मैला कर दिया था। जब बहुत देर तक उसे नींद न आई तो वह चारपाई छोड़कर खोली की खिड़की के पास आ गई और दूर तक फैली हुई सुनसान झोपड़पट्टी का निरीक्षण करने लगी, जिसमें अमीर, गरीब, शरीफ, बेहया, चोर, उचक्के, दारू बनाने वाले, स्मगलर, लड़कियों का धंधा करने वाले सभी आराम की नींद सो रहे थे। इधर उधर सड़ांध मारते कूड़े के ढेर थे। शाम की बारिश का पानी अभी तक रेगता हुआ गटर की ओर जा रहा था और खुले गटर की दुर्गंध से दिमाग सड़ा जा रहा था। इस वातावरण से उसे उबकाई सी आई और वह निगाहें उठाकर सड़क के पार वाली उस बिल्डिंग को देखने लगी जिसमें रजत का फ्लैट था। उसकी दृष्टि उठते उठते उसी फ्लैट पर जाकर स्थिर हो गई। सारी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी,
लेकिन रजत के उस कमरे में अभी तक प्रकाश था जिस पे उसका स्टूडियो था। शायद वह अभी तक बैठा उसके चित्र में रंग भर रहा था। उसकी तूलिका और रंगों की कल्पना करते ही उसे यूँ अनुभव हुआ मानो तूलिका चित्र पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर चल रही हो। उसे एक अनोखी आनंदमयी गुदगुदाहट सी अनुभव हुई जो रेंगती हुई उसके मस्तिष्क और धमनियों में दौड़ने लगी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा और इस कल्पना को दूर करने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु रजत की कोमल रंग भरी तूलिका उसके बदन पर रेंगती ही रही और वह पुलकित होती रही। वह तूलिका जाने कहाँ कहाँ से गुजरी। उसका जी चाहा वह उसे चूम चूम ले, सीने में भींच ले। वह एक रोमांचित कर देने वाले आनंद के सागर में डूबी जा रही थी। सागर का ध्यान आते ही उसकी कल्पना में मड आइलैंड का वह तट घूम गया जहाँ शहर के कोलाहल और बस्ती की घुटन से दूर खुले आज़ाद वातावरण में वह रजत से विभिन्न मुद्राओं में तस्वीरें खिंचवा रही थी। नग्न अर्धनग्न जैसी भी तस्वीरें उसने खिंचवाने को कहा वह बिना झिझक के खिंचवाती चली गई। वह दृश्य कल्पना में भी उसे विभोर सा कर गया। रजत ने तुलसी को बम्बई की एक विख्यात मॉडल बनाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वह आज के अनुभव को जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी समझ रही थी। जब उसने सोचा कि एक दिन वह अपनी गंदी बस्ती छोड़कर किसी साफ सुथरे फ्लैट में रहने लगेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे डॉक्टर से माँ का इलाज करवा सकेगी और ऊंची सोसाइटी के लोगों के साथ मिलजुल सकेगी, उसका सम्मान होगा, तो उसका दिल बल्लियाँ उछलने लगा, धड़कनें तीव्र हो गईं। और फिर अचानक किसी टैक्सी की आवाज़ ने उसकी कल्पना को भंग कर दिया, रंगीन सपनों को बिखेर दिया और वह गली के उस नुक्कड़ की ओर देखने लगी जहाँ अभी अभी राजू एक लड़की के साथ टैक्सी से उतरा था। करीमन की बेटी नूरी को वह दूर से ही पहचान गई। उसने झट पलटकर जल्दी से कमरे की बत्ती को बुझा दिया और फिर खिड़की के पास आकर दीवार की आड़ से बाहर गली में देखने लगी। दोनों टैक्सी से उतरकर बस्ती की ओर आ रहे थे। राजू कदम कदम पर नूरी को थामकर उसे कीचड़ में फिसलने से बचा रहा था और दीवारों के पुश्तों के साथ साथ लिए चला आ रहा था। गली की धुंधली रोशनी में तुलसी ने ध्यान से नूरी को देखा। वह वही साड़ी पहने हुई थी जो राजू उसके लिए दुबई से लाया था और वह उसके मुंह पर फेंककर चली आई थी। नूरी बार बार लहराकर राजू की बाहों में यूँ झूल जाती जैसे वह नशे में है। इस धुंधलके में भी उसके गालों पर पुती हुई सुर्खी और ओठों पर गहरी लिपस्टिक की लाली स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जो वे उसके निकट आते जा रहे थे उनकी बातें भी उसे साफ साफ सुनाई देने लगी थीं। अचानक दोनों तुलसी की खोली के पिछवाड़े रुक गए जहाँ से उन दोनों की खोलियों के रास्ते अलग हो जाते थे। राजू ने नूरी को खींचकर अपने सीने से लगाया और वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, नहीं राजू भाई नहीं। फिर कहा, भाई बस्ती में तू मेरा भाई है ना? हाँ, और बाहर मेरा यार। नूरी ने उसके पेट में उंगली चुभोते हुए कहा और अनायास हंसने लगी। राजू ने उसे मौन रहने का संकेत किया। नूरी को इस हंसी से तुलसी को यह समझते देर न लगी कि उसने आज कुछ पी रखी है। बस्ती की एक सादा और भोली लड़की को इस दशा में देखकर वह मन ही मन तड़प उठी और राजू के विरुद्ध क्रोध से उसका लहू खौलने लगा। पैसे का लालच देकर उसने इस बस्ती की ना जाने कितनी गरीब भोली भाली बहू बेटियों को भटकाकर खराब कर दिया होगा, कितनों का सतीत्व लूट लिया होगा इस दुष्ट ने। उसके देखते देखते दोनों अपने अपने घर की ओर चले गए। नूरी के राजू को कहे हुए शब्द मेरा यार अभी तक तुलसी के कान में जहर घोले जा रहा था। आक्रोश से उसकी धमनियाँ तन गईं, चेहरा तमतमा गया था जैसे उसके तन मन में ज्वाला भड़क उठी हो। अपने विचारों की दिशा बदलने के लिए उसने फिर रजत वाली बिल्डिंग की ओर निगाह उठाकर देखा। अब रजत के फ्लैट में भी स्टूडियो की बत्ती बुझ चुकी थी। सर्वत्र फिर से पहले वाला सन्नाटा छा गया था, किंतु उसका दिल अभी तक धड़क रहा था और इस निस्तब्धता में उसे अपने दिल की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह खिड़की के पास से हट आई और अपने आप को बिस्तर पर गिराकर सोने का प्रयत्न करने लगी। मेरा नाम रजत है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट तो 10:30 बजे की है। मैं समय से थोड़ा पहले आ गया। बेचैनी में प्रायः ऐसा हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट लड़की जैनी ने मुस्कुराकर रजत की ओर देखते हुए कहा और वह झेंप सा गया। जैनी ने झट अपनी चंचल मुस्कुराहट को गंभीरता में बदला और बोली, बैठिए, मैं देखती हूँ मिस्टर कपूर इस समय फ्री हैं या नहीं। रजत सामने के सोफे पर जा बैठा और उस
क्रिश्चियन लड़की के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखने लगा, जो स्मार्ट, विनोदप्रिय और तीव्र बुद्धि लग रही थी। उसके कटे हुए बाल अंग्रेजी लिबास के साथ बड़ी सुंदरता से मैच हो रहे थे। हल्के रंग के मेकअप और लिपस्टिक से स्पष्ट था कि उसने अपनी बढ़ती हुई आयु को बहुत सुंदरता से छिपा रखा था। वह मुस्कुराया और जेनी ने दृष्टि हटाकर उस पुरानी इमारत का पर्यवेक्षण करने लगा, जो ऊंची दीवारों और मॉडर्न फर्नीचर के कारण किसी होटल का लॉज प्रतीत हो रही थी। इमारत को देखने के बाद उसने फिर उस क्रिश्चियन सुंदर लड़की को देखा, जो चंद कागजात फाइल में रखती हुई उससे बोली, आइए मेरे साथ। रजत सोफे से उठकर उसके पीछे पीछे हो लिया। वह एक लंबे कॉरिडोर से होती हुई कोने के एक दरवाजे पर जा रुकी। दरवाज़ा खोलते ही उसने रजत को अंदर जाने का संकेत किया। रजत अंदर दाखिल हो गया। शायद यही मिस्टर कपूर का ऑफिस था, लेकिन भीतर उसे कोई बैठा दिखाई नहीं दिया। रजत ने पलटकर जेनी से कुछ पूछना ही चाहा था, लेकिन वह तो उसे छोड़कर दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। तभी उसकी निगाह उस साइड बोर्ड पर पड़ी, जहां दीवार से टिकी उसकी कलाकृति रखी थी। मिस्टर कपूर 3 स्टार सिगरेट कंपनी के मालिक थे और रजत के इस चित्र को उन्होंने अपने नए कैलेंडर के लिए चुना था। इसी संबंध में उन्होंने आज उसे मिलने के लिए अपने दफ्तर में बुलवाया था। कुछ देर के लिए रजत स्वयं अपने बनाए हुए इस चित्र में खो गया। सचमुच यह चित्र उसकी कला का उत्कर्ष था। आज से पहले वह किसी चित्र में इतनी गहराई नहीं ला सका था। यह आकर्षक और सुंदर चित्र शायद तुम्ही ने बनाया है। किसी की भारी गंभीर आवाज़ सुनते ही रजत के ओठों पर जी का शब्द आते आते रुक गया और उसने पलटकर उस दरवाजे की ओर देखा, जहाँ से बढ़िया सूट पहने अधेड़ आयु का एक भारी भरकम आदमी अंदर आया था। रजत को यह समझने में देर न लगी कि यही मिस्टर कपूर थे। आने वाले ने मुंह में लगे सिगार को सुलगाते हुए अपना परिचय कराया, आई एम कपूर, और रजत की ओर बढ़ा। मैं रजत हूँ। रजत ने आगे बढ़कर तपाक से उसके हाथ मिलाते हुए कहा, सचमुच तुम्हारी उंगलियों में जादू है। काफ़ी समय बाद चित्रकारी का यह कमाल देखा है। तो मैं यह समझूं कि मेरा यह प्रयास था जो आपको पसंद आया। केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि आज हमारी पब्लिसिटी में एक सुंदर बढ़ोतरी भी हुई है। यह कैलेंडर हर दर्शक के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाएगा। धन्यवाद सर। यह मॉडल मिला कहाँ? एक गरीब और सादा लड़की है। कोई नाम पता? इस पर पर्दा ही पड़ा रहे तो अच्छा है, लेकिन कभी ना कभी तो इसे पर्दे से निकलकर उजागर होना ही पड़ेगा। क्यों ना इसका लाभ हमें और तुम्हें मिले। मैं समझा नहीं सर। हम इसे प्रेस और ट्रेड में एक धमाके के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तुम्हारा नाम भी ख्याति के शिखर पर पहुंच जाएगा और हमारे सिगरेट ब्रांड के साथ यह भी एक स्टार बन जाएगी। लेकिन 5 बरस तक यह मॉडल हमारी कंपनी की ही मॉडल रहेगी। नहीं सर, वह इन हंगामों से दूर और गुप्त रहना चाहती है। डरते हो कहीं ग्लैमर की दुनिया में आकर यह दूसरी शीतल ना बन जाए। शीतल का नाम सुनते ही रजत के सीने में एक चुभन सी हुई और कुछ कहते कहते वह सहसा रुक गया। कपूर ने उसके चेहरे का निरीक्षण करते हुए ओठों से सिगार को अलग किया और पास में रखी एस्ट्रे में उसे बुझाते हुए प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बिजनेस में भावुकता से काम नहीं लेना चाहिए। आपने गलत समझा सर। वह इच्छा इसकी है, मेरी नहीं। रजत ने शब्द इच्छा और उसकी पर बल देते हुए कहा। कीर्ति और धन जब स्त्री के पांव चूमते हैं तो उसके जीवन का रंग ढंग स्वयं ही बदल जाता है। आज जो हंगामों से घबरा रही है, वही कल इन पर प्राण देने लगेगी। तुम इस बात को नहीं समझते क्योंकि शायद अभी कुछ अनाड़ी हो। यह अंतिम वाक्य मिस्टर कपूर ने थोड़ा आंखें दबाकर बड़े अर्थपूर्ण ढंग से कहा। जी हाँ, विशेष रूप से स्त्री जाति के मामले में। मिस्टर सिंह ने अचानक कमरे में प्रवेश करके उन्हें चौंका दिया और बोला, रजत ने जीवन में केवल एक ही स्त्री के भावों को समझने का प्रयत्न किया है। वह भाग्यशाली कौन है? कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसकी पत्नी। हाँ सर, मेरी अर्धांगिनी ही मेरी प्रेरणा है। आज जो कुछ हूँ मैं हूँ केवल उसी के कारण हूँ। और यह मॉडल, मिस्टर कपूर ने गहरी नज़र से उसे देखते हुए कहा, केवल मॉडल है तो इसे इंट्रोड्यूस कराने में तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? लाखों का विज्ञापन अखबार वाले मुफ्त में करेंगे। एंड शी विल बी नोन एज 3 स्टार गर्ल। वह समय भी आ जाएगा। कब? मिस्टर कपूर ने बड़ी आशा से उसकी ओर देखा।
जब आपका यह कैलेंडर पब्लिसिटी की दुनिया में हंगामा मचा देगा। अगर लोगों ने इस सुंदर मुखड़े को पहले ही साक्षात देख लिया तो कैलेंडर सेकंड हैंड हो जाएगा। ओह, इट इज़ अ पॉइंट मिस्टर सिंह। मिस्टर कपूर ने चौंक कर सिंह की ओर देखा। लेकिन भाई, कैलेंडर आने में तो अभी समय लगेगा और हम में इतना धैर्य नहीं कि अपने ही मॉडल के दर्शनों का बेचैनी से इंतज़ार करते रहें। किसी दिन भेंट करा दूंगा, रजत ने मुस्कुराकर सिंह की ओर देखकर कहा। किसी दिन नहीं, कल ही विलिंगडन क्लब में एक साथ खाना खाएंगे। तुम दोनों मेरे खास गेस्ट होगे। रजत के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मिस्टर कपूर ने क्लब में टेबल बुक करवा देने के लिए इंटरकॉम पर जैनी को आदेश भी दे दिया। रजत ने कुछ कहना चाहा तो सिंह ने धीरे से उसका हाथ दबाकर उसे चुप रहने का संकेत कर दिया। रजत कुछ कह भी ना सका। उसी समय इंटरकॉम पर जैनी ने मिस्टर कपूर को अगली मीटिंग के बारे में स्मरण कराया और कपूर साथ वाले कमरे में जाने के लिए उठ खड़े हुए। फिर क्षण भर रुककर मिस्टर सिंह को रजत का कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की ताकीद दी। एक अजीब चंचल सी मुस्कुराहट से तुलसी के चित्र को देखा और उसके शरीर के उभारों और गहराइयों में जाने क्या खोजते हुए अंदर चले गए। रजत को कपूर का यह बाप बड़ा घटिया सा लगा और वह बड़बड़ा उठा। बड़ा कामुक सा आदमी लगता है, केवल नज़र का। और सिंह रजत को खींचते हुए कमरे से बाहर की ओर ले गया। कहाँ चलना होगा? ऑफिस। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। और लंच? वह तो होगा ही, बियर के साथ। तो ऐसा करो, लंच पहले कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बाद में। ठीक है। और वह तेज़ी से बाहर निकल गए। ताज के गोल्डन ड्रैगन्स में पहुंचकर सिंह ने चाइनीज़ खाने का ऑर्डर दिया और दोनों बियर पीने बैठ गए। खाने के बीच सिंह कंपनी के अगले पब्लिसिटी प्रोग्रामों की प्लान के बारे में बातचीत करता रहा, लेकिन रजत ने उसकी बातों में कोई रुचि नहीं ली। चुपचाप खाना खाता रहा, केवल कभी कभार बीच बीच में हूँ हाँ कर देता। अम्मा यार, मैं बके जा रहा हूँ और तुम? मिस्टर सिंह ने उसकी उपेक्षा से कुछ खिन्न होकर कहा। खाना खा रहा हूँ, रजत ने धीरे से कहा। आदमी को एक समय में एक ही काम करना चाहिए, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं चलता। दिमाग के कई चैनल खोलने पड़ते हैं। तो मेरे दूसरे चैनल की बात सुन लो। क्या? मिस्टर कपूर, अगर मेरी मॉडल तो 5 बरस तक बांधना चाहते हैं तो मुझे खेद है, यह संभव नहीं होगा। क्यों? किसी मॉडल के उत्थान का जीवन काल 2-3 बरस से अधिक नहीं होता मिस्टर सिंह। उसकी उसे पूरी कीमत मिलेगी। कीमत से बढ़कर इंसान को आज़ादी की ज़रूरत है मिस्टर सिंह। उसको फ्रीलांसर ही रहने दो। इसलिए कि रजत अभी पूरी बात भी नहीं कर पाया था कि किसी का जोरदार हाय ने उसकी बातचीत को भंग कर दिया। रजत ने देखा उसके थोड़े ही फासले पर शीतल खड़ी उसे अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। वह अभी अभी रेस्टोरेंट में आई थी। दोनों चुप होकर अचंभे से उसे देखने लगे। जो अपने विशेष भाव से वह बोली, मेरे आने से आप डिस्टर्ब तो नहीं हो गए? नॉट एट ऑल, वे दोनों एक साथ कह उठे। इससे पहले कि रजत उसे बैठने के लिए कहता, वह स्वयं ही सामने वाली खाली सीट पर बैठ गई और पर्स से सिगरेट की डिबिया निकालकर उसने एक सिगरेट खींचकर ओठों से लगा लिया। सिंह ने जेब से अपना लाइटर निकाला और झट उसके सिगरेट को सुलगा दिया। शीतल ने एक लंबा कश खींचा और ओठों को गोल करके धुआं उड़ाती हुई रजत से बोली, आई एम सॉरी यार। किस लिए? उस दिन क्लब में मुझसे कुछ जाती हो गई, भूल जाओ। अब बिजनेस और प्यार में सब चलता है, लेकिन यह सब धवन के सामने ना होता तो अच्छा था। वह क्यों? तुम्हारे बिजनेस का मामला था। क्यों मिस्टर सिंह? हाँ, बिजनेस में तो हर एक से बनाकर रखनी पड़ती है। सिंह बिना सोचे समझे यूं बड़बड़ाया जैसे अचानक बलपूर्वक उसे किसी विवाद में घसीट लिया गया हो। रजत, चाहो तो अब भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। थैंक यू शीतल। और फिर झट बात का विषय बदलते हुए वह बोला, कहो क्या लोगी, चाय या? और उससे उत्तर देने से पहले ही रजत ने पास खड़े बैरे को संकेत से बुलाकर ऑर्डर दे दिया, एक ग्रीन टी। बैरा चाय का ऑर्डर लेकर चला गया। रजत और सिंह खाने पर झुक गए ताकि उन्हें शीतल की किसी अप्रिय बात का कोई उत्तर न देना पड़े, लेकिन शीतल चुप न रह सकी। अपनी मानसिक दुविधा को दूर करने के लिए सिगरेट के साथ साथ तेज तेज कई कश लिए। फिर अजले सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाती हुई बोली, सुना है तुम मार्केट में कोई नई मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जीने के लिए कुछ तो करना ही होगा। डोंट बी सिली, यू नीड द बेस्ट।
कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारा ये उपकार ज़रूर उठाऊंगा। उपकार? उपकार? फिर मेरे सामने ये शब्द मत बोलना, मुझे इससे घृणा है। मैं भी मजबूर हूँ शीतल, भूल से आर्टिस्ट बन गया, आसानी से बिक नहीं सकता। यह कहते हुए रजत के मन की ज्वाला जैसे सिमटकर उसके चेहरे पर आ गई हो। वह तमतमा उठा और फिर एक्सक्यूज़ मी कहकर अपनी सीट से उठकर लंबे लंबे डग भरता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। बैरे ने शीतल के सामने चाइनीज़ ग्रीन टी रख दी और सिंह उसके लिए चाय बनाने लगा। उसकी निगाहें शीतल के चेहरे से झलकते ज्वारभाटे पर लगी थीं। वह जानना चाहता था कि शीतल यहाँ क्यों और किस खोज में आई है। शीतल ने जब उसे अपनी ओर घूरते हुए देखा तो झट संभली और मुस्कुराकर बोली, यह आर्टिस्ट लोग बड़े मूडी होते हैं मिस्टर सिंह, आपको तो काफ़ी अनुभव होगा। और उसने चाय का प्याला उठा लिया। जी, मूडी और सनकी, लेकिन आप भी तो एक आर्टिस्ट हैं। उसकी उंगलियों में आर्ट है और आपके सारे बदन में। सिंह ने यह कहकर जैसे शीतल की किसी दुखती रग पर उंगली रख दी। गरम चाय का घूंट उसके गले में एक जहरीली कड़वाहट सी भर गया। सिंह उसकी मनोदशा जानते हुए भी उसे खाली खाली नज़रों से यूं देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शीतल ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और नया सिगरेट निकाल लिया, जिसे सिंह ने फिर अपने लाइटर द्वारा सुलगा दिया। शीतल सिंह की इस एक्टिंग को समझ गई और उसे घूरती हुई बोली, यू आर वेरी स्मार्ट मिस्टर सिंह। दैट आई एम। वह बनावटी हंसी हंसते हुए बोला और जेब में से डाइवर्स कार्ड निकालकर बैरे को देते हुए बिल लाने को कहा। उस दिन शाम को जब रजत घर लौटा तो उसका फ्लैट शीशे के समान चमक रहा था। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी दिल्ली से लौट आई है और आते ही उसने बिखरे हुए घर को संवारना आरंभ कर दिया है। वह तेज़ी से अपने बेडरूम की ओर बढ़ा, फिर अचानक रसोई से आती हुई चूड़ियों की झंकार सुनकर रुक गया तो तुलसी आई है किचन में। उसने मन ही मन सोचा और जाने किस कल्पना से वह सिहर उठा। उसने अनुभव किया कहीं से बड़े तेज परफ्यूम की सुगंध आ रही थी। यह सुगंध तुलसी के कुंवारे बदन की महक से बहुत भिन्न थी। धीरे से रसोई के पास आकर उसने अंदर झांका। तुलसी अपने हाथों को जोर जोर से रगड़ कर धो रही थी। उसकी यह हरकत रजत की समझ में नहीं आई। वह उसे अपने आने की खबर देने की सोच ही रहा था कि आहट सुनकर वह तेजी से पलटी और सामने रजत को खड़े देखकर घबराई हुई सी बोली, बाबूजी आप क्या कर रही हो? घर की सफाई कर रही थी। सिंगार मेज पर रखी सेंट की शीशी गिरकर टूट गई तो क्या हुआ? मेम साहब नाराज हो जाएंगी ना? नहीं तो एक प्रार्थना है बाबूजी, एक नई शीशी लाकर रख दें। पैसे मेरी पगार से काट लेना। वह तो काट ही लूँगा। रजत ने एक चंचल सी मुस्कुराहट ओठों पर लाते हुए उसके चेहरे के भोलेपन को देखा, फिर उसकी उंगली से टपकते हुए लहू को देखा और बोला, यह क्या हुआ? कांच लग गया था। इसे पानी से धोगी तो पक जाएगा। घर जाकर चूना हल्दी लगा लूँगी। अरे नहीं, जा डॉक्टर से टिटनेस का टीका लगवा ले, कहीं ऐसा ना हो अंदर जहर भर जाए। इतनी सी बात का टीका? टीके तो अमीर आदमियों के होते हैं बाबूजी, हमारे लिए हल्दी चूना ही ठीक है। हट मत करो, अच्छा आओ। और तुलसी का हाथ थामे हुए उसे बेडरूम में ले गया। फिर साइड बोर्ड से बर्नॉल की ट्यूब निकालकर घाव पर लगा दी। रजत की इस सहानुभूति ने तुलसी के अंदर एक ज्वालामुखी भड़का दी। बदन सनसनाने लगा, कानों की लवें लाल लाल हो गईं और वह गुमसुम हुई उसके चेहरे को देखती रही। उसकी आत्मीयता से तुलसी के हृदय में कलियां सी चटकने लगीं और कोई चिंगारी भी सुलगने लगी। परफ्यूम कपड़ों पर भी लगा लिया था। रजत ने उसके कपड़ों में से सेंट की सुगंध अनुभव करते हुए कहा, जी वह चौंकी। नहीं तो जो फर्श पर गिरा था उसे कपड़ों पर लगा लिया, मैंने चुराया नहीं। एक ही सांस में रुक रुक कर उसने कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, मानो किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने झेपी निगाह से जब दोबारा देखा तो रजत उसके इस भाव पर मुस्कुरा पड़ा। अच्छा नहीं लगा ना आपको? नहीं। तुलसी ने उसके जोरदार नहीं पर उसे प्रश्नमयी दृष्टि से देखा तो वह बोला, नकली है ना इसलिए। और जानती हो इसे कौन लगाते हैं? वह जिनके अपने बदन की सुगंध मर गई हो। रजत यह कहकर सामने कुर्सी पर बैठ गया और अपने जूते उतारने लगा। तुलसी मौन खड़ी उसके इस वाक्य पर विचार कर रही थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम्हारा चित्र मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आया है। रजत के इस वाक्य पर वह चौंक पड़ी
और आश्चर्य से उसकी ओर देखती हुई बोली, क्लाइंट? हाँ, मेरा क्लाइंट मिस्टर कपूर, उसी के लिए तो मैंने यह चित्र बनाया था। सच? तुलसी अनजाने हर्ष से उछल पड़ी। क्या कहा उसने? देखते ही विभोर सा हो गया। देखना, एक ही बरस में तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। तुम बम्बई की एक मशहूर मॉडल बन जाओगी। हर बड़े अखबार में तुम्हारा नाम छपेगा। नहीं बाबूजी नहीं, यह तो बहुत बुरा होगा। क्यों? बस्ती वाले हम माँ बेटी का जीना दूभर कर देंगे। पगली, आकाश की ओर उड़ने वाले पक्षियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रौंदे कुचले जाते हैं तो धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। हाँ बाबूजी, आपने ठीक कहा। अपनी बस्ती में भी एक लड़की थी गुल्लू। अपने छोटे भाई के साथ भाई की पट्टी पर गली गली नाचा करती थी और अब एक बड़ी फिल्म हीरोइन बन गई है। हर जगह उसका फ़ोटो छपता है। नाम भी बदल लिया है। वह बड़ी गाड़ी में बैठकर जब सड़क से निकलती है और कोई बस्ती वाला गुल्लू कहकर पुकारता है तो कहती है, शट अप। तू भी बड़ी होकर लोगों को क्या शट अप कहेगी? नहीं बाबूजी, जिन लोगों ने जीवन भर प्यार दिया हो, बुरे समय में काम आए हों, उन्हें कोई शट अप कह सकता है क्या? तुलसी ने झुककर रजत के हाथों से जूते ले लिए और सामने के रैक में रख दिए। फिर जैसे ही वह उसके चप्पल लेकर लौटी तो रजत बोला, अब तुम ये छोटे काम मत किया करो। धरती की अपेक्षा आकाश में देखा करो। हाँ, ऊंचे आकाश की ओर, विशाल और असीम आकाश। क्यों बाबूजी? कल तुम्हें मेरे साथ क्लब चलना है डिनर पर। मिस्टर कपूर तुमसे मिलने के इच्छुक हैं। मैं और आपके संग? वह आश्चर्य से उसे यूँ देखने लगी जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी हो। हाँ तुलसी, अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे चलने फिरने, रहने सहने, ओढ़ने पहनने के ढंग बदल जाएंगे। बिजनेस के लिए मिस्टर कपूर से मिलना ज़रूरी है। लेकिन वह कसमसाई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, संभाले रहूँगा। मुझ पर तो विश्वास है ना तुम्हें? हाँ बाबूजी। रजत की इस सांत्वना से तुलसी को संतुष्टि तो हो गई। उसमें थोड़ा साहस भी उभरा, परंतु उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे अत्यधिक प्रसन्नता नहीं हुई थी। जीवन के इस अचानक इतने बड़े परिवर्तन के विचार ने उसके मन में एक अज्ञात भय भी भर दिया था, जिसे वह छुपा नहीं सकती थी। रजत ने उसके मन की बात भांप ली और सहानुभूति से उसे देखते हुए पूछा, क्या सोच रही हो तुलसी? यह बहुत कठिन है बाबूजी, शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तुलसी ने मन की बात कह दी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। दोनों ने कोने में रखे फ़ोन की ओर देखा। रजत ने उसे फ़ोन उठाने का संकेत किया और बोला, अगर शीतल का हो तो कहना साहब घर पर नहीं है। हेलो, तुलसी ने रिसीवर हाथ में लेते हुए कहा। कौन है? दूसरी ओर से आवाज़ आई। मैं आप कौन बोल रही हैं? मुक्ता। ओ मेम साहब, तुलसी का हाथ कांप गया। तुलसी? हाँ मेम साहब, मैं तुलसी हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? मुक्ता की आवाज़ रजत के कानों में पहुँची और इससे पहले कि रिसीवर घबराहट में तुलसी के हाथ से छूट जाता, उसने लपककर झट रिसीवर को थाम लिया और पत्नी से बातें करने लगा। उसके संतोष के लिए रजत ने उसे बता दिया कि रुक्मणी बीमार है और आजकल तुलसी घर की देखभाल कर रही थी। तुम्हारा ध्यान कौन करता है? तुम्हारी याद, तुम्हारी मधुर कल्पना। फिर बनाने लगे? सच मुक्ता, जब से गई हो जीवन रूखा फीका। किसी फिल्म के डायलॉग याद कर लिए हैं? खैर, स्त्री स्वाभाविक रूप से ही संवेदनशील है। पुरुष पर उसे विश्वास नहीं आएगा। कहो, रीमा का क्या फैसला हुआ? बात पक्की हो गई। नवंबर या दिसंबर तक शादी की मांग कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें शादी तक वहीं रहना होगा? उसने छेड़ते हुए पूछा। रहना तो नहीं था, लेकिन अब रह जाऊंगी, मुक्ता ने कुछ तीखे स्वर में कहा। तुम नहीं चाहते ना कि आऊं? कौन नहीं चाहता? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा कहो, कब आ रही हो? संडे को। राजधानी पर वेटिंग लिस्ट में नाम है। छोड़ो राजधानी वाजधानी, चली आओ हवाई जहाज़ से। हवाई जहाज़ से तो तब आऊँगी जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वह तो समझो हो गया। तो क्या शीतल का चित्र उन्होंने अप्रूव कर लिया? नहीं, वह धोखा दे गई। कैसे? सारी बातें फ़ोन पर करनी है डियर, अब कुछ आमने सामने के लिए भी रहने दो। कुछ तो बताओ, क्या हुआ? घबराओ नहीं, जब आओगी तो तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा, जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज़। हेलो हेलो ऑपरेटर। फ़ोन स्वयं ही कट गया था। रजत पत्नी के प्यार की कल्पना करते हुए मुस्कुराया
और रिसीवर रखते हुए तुलसी से बोला, जानती हो तुम्हारी मेम साहब को क्या सरप्राइज़। अरे अरे, वह बोलते बोलते तुलसी की ओर पलटा ही था कि बात उसकी जुबान पर लड़खड़ाकर ही रह गई और उसने ओठ भींच लिए। तुलसी वहाँ नहीं थी। वह तुलसी को पुकारता हुआ बाहर हॉल तक चला आया, लेकिन तुलसी फ्लैट से जा चुकी थी। वह बिना कुछ कहे सुने क्यों भाग गई, यह सोचते सोचते रजत बालकनी में आ खड़ा हुआ और नीचे सड़क की ओर देखने लगा। उसकी दृष्टि तुलसी पर पड़ी, जो धुंधली होती शाम में सड़क लांघकर बस्ती के बाहर बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने लगी थी। रजत उसके अलहड़पन पर मुस्कुरा दिया और एक सिगरेट निकालकर ओठों से लगाते हुए सोचने लगा, अगर तुलसी ने कल क्लब जाने से इनकार कर दिया तो वह कपूर को क्या उत्तर देगा। तो मित्रों, इस प्रकार गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित लक्ष्मण रेखा का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में सभी को बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए। धन्यवाद।